वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं आउटसाइड। दोस्तों, आज की मूवी का भी कोई इंट्रो नहीं रखा गया है क्योंकि उससे मूवी का कुछ एक सस्पेंस खराब हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत फिलीपीन से होती है, जहां पूरे शहर में जमी वायरस फैल चुका है। सारे लोग उसका शिकार बन चुके हैं, लेकिन भाग्य से उसी शहर में रहने वाला फ्रांसिस नाम का एक आदमी और उसकी फैमिली ने अभी तक खुद को इफेक्टेड होने से बचा के रखा हुआ है। फ्रांसिस अपनी पत्नी आरिस और 2 बेटे जोश और लूक के साथ अपने गांव जा रहा होता है, इस उम्मीद में कि वायरस शहर में फैल चुका है तो क्या पता किस्मत से वो वायरस गांव तक ना पहुंच पाया हो, तो वो लोग गांव में रहकर खुद को इफेक्टेड होने से बचा सकते हैं। ये उनकी सोच होती है। गांव में फ्रांसिस के माता पिता भी रहते हैं, लेकिन जैसे फ्रांसिस अपने घर पर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बेड पर पिता की लाश पड़ी होती है, जिन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वो खुद भी जॉम्बी वायरस से इफेक्टेड हो चुके थे। उन्होंने जॉम्बी बनने से अच्छा ये सोचा कि खुद की जान लेना ही बढ़िया है। ये देखकर फ्रांसिस को बड़ा बुरा लगता है कि मैं या सोचकर गांव पर आया था, यहां क्या हो गया। साथ ही वो समझ जाता है कि गांव भी अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अपने पिता की गन को ले लेता है क्योंकि दोस्तों, ऐसे माहौल में हथियार जितने ज्यादा हो उतने कम लगते हैं। तभी फ्रांसिस को कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आती है। वो जैसे ही बाहर आकर देखता है तो हैरान, क्योंकि वहां उसकी मां खड़ी है जिसका आधा शरीर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी जिंदा है क्योंकि वो ऑलरेडी जॉम्बी बन चुकी है। धीरे धीरे वो फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लग जाती है ताकि उस पर हमला करके उसे भी जॉम्बी बना पाए। फ्रांसिस बेचारा ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी मां को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी करता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। फ्रांसिस अपने परिवार को समझाता है कि देखो, हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहाँ खेत है जिसमें अनाज मिल जाएगा हमको, और हेड पंप भी है जिससे पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। सभी मान जाते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चल जाता है कि एरिस और फ्रांसिस खुश नहीं है, दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, मानो उनका कोई झगड़ा हुआ हो। इसके बाद सभी स्टोरों में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। तो वहां पर आने पर उनको एक केयरटेकर की लाश मिलती है जिसने जॉम्बी से बचने के लिए खुद को फांसी पर चढ़ा दिया था। वहीं पर कुछ चिकन्स भी होते हैं जो कि पिंजरे में कैद थे। फ्रांसिस जोश से कहता है कि जाओ के अटकर की लाश से चाबी निकालो और उन चिकन्स को आजाद करके यहां पर लेकर आ जाओ। जोश काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि बेटा, ये समय डरने का नहीं, समझो ये तुम्हारी एक ट्रेनिंग है ताकि कभी अचानक से जॉम्बीज तुम पर हमला भी करने आ गए तो तुम उनसे ना डरते हुए खुद को बचाने की कोशिश करो। जाओ जल्दी। जोश धीरे धीरे उसके टकर के पास जाता है, उससे चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा हुआ था कि वो घबराहट में उस लाश के ऊपर गिर जाता है। जोश की तो सांस अटक जाती है। अब वहां से जोश तुरंत हेड बम के पास पहुंचता है। अपने शरीर पर लगा हुआ वो जो खून था उसे साफ करने लग जाता है। तब उसके जाने के बाद आरिस फ्रांसिस से कहती है, तुम जोश को अभी ये सब क्यों सिखा रहे हो? वो बच्चा है अभी। फ्रांसिस कहता है कि जिंदा रहना है तो ये सब सीखना होगा। बच्चा क्या है, साथ ही हम ये भी देख पाते हैं दोस्तों कि फ्रांसिस जोश से ज्यादा लूक से प्यार करता है और जोश पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि वो भेदभाव कर रहा है? बच्चों में पता चल जाएगा आपको। अब रात को फ्रांसिस और आरिस सारे कामों को चेक कर रहे होते हैं। तभी बेसमेंट में आते ही फ्रांसिस को काफी ज्यादा घबराहट हो जाती है क्योंकि पता है बचपन में उसके पिता छोटी छोटी गलतियों पर उसको बहुत ज्यादा मारते थे और सारा का सारा दिन इसी बेसमेंट में कैद करके रखते थे। आज इतने सालों के बाद यहां पर आकर उसे वो दोबारा वही डरावनी चीजें याद आ गई है। तब आइरस उसको संभालती है कि खुद को संभालो, क्या कर रहे हो? सभी अब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जश सभी से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ के पास बने कैंप में जा रही है। वहां और भी बिना इफेक्टेड लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी वही चलना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस इसके लिए साफ मना कर देता है कि हम किसी कैंप में नहीं जाएंगे, वहां तो हमें खाने पीने की चीजें भी ढंग से नहीं मिलेंगी। ये देखो, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, खाने की चीजें हैं वो भी भरपूर, हम यहीं पर रहेंगे। बस अब आरिस को फ्रांसिस की बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो भी यहां पर रहना नहीं चाहती। तो रात को जब फ्रांसिस सो रहा होता है तभी उसे उसके पिता के डरावने सपने आ जाते हैं जहां वो उसे टॉर्चर किया करते हैं। अब इस चीज से घबरा कर वो भी डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, यहां नहीं रहेंगे कहीं और रह लेंगे क्योंकि यहां पर मुझे बचपन की डरावनी यादें परेशान कर रही है। अगले दिन सभी वैन की मदद से उस कैंप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं ना, उन्हें सामने बैरिकेड लगा हुआ दिखाई देता है। उस बैरिकेड से रास्ता बंद किया गया था। ये देखकर आरिस उस बैरिकेड को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक जॉम्बी आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। फ्रांसिस तुरंत उस जॉम्बी को शूट करके मार डालता है, लेकिन आवाज को सुनकर बाकी जॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं। तभी वो एक ग्रेनेड को फेंक कर सभी को स्पोर्ट कर देता है, पर अब उनकी वैन भी खराब हो गई है। ये ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और उनके पास दूसरा जरिया भी नहीं है गांव से बाहर जाने का, इसलिए मजबूरन सभी दोबारा गांव में वापस आ जाते हैं। अब अगली सुबह फ्रांसिस अकेले वन के पास आकर उसको ठीक कर देता है, लेकिन इस बार वो घर में किसी को नहीं बताता क्योंकि वैसे उसने मन बना लिया था कि वो यहीं पर रहेगा। गांव से बाहर हद से ज्यादा जॉम्बीज हैं, यहां तो सिर्फ सपने उसे डराए ना कि इफेक्टेड लोग, इसीलिए वो यहीं पर रहने का फैसला करता है।
और लाइट्स वगैरह ठीक करके अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाता है ताकि सभी का एंटरटेनमेंट हो पाए। तो कुछ देर के बाद जोश और लूक दोनों पुराने एल्बम्स को देख रहे होते हैं, जिसमें फ्रांसिस के भाई की भी एक फोटो होती है। उसको देखकर लूक जोश से कहता है कि तुमने एक बात नोटिस की, तुम बिल्कुल पापा के भाई की तरह दिखते हो, ना कि पापा की तरह। ये सुनकर जोश एकदम हैरान हो जाता है और अब उसको सारी चीज समझ में आ जाती है कि आखिर उसके पिता उससे इतना नाराज रहते क्यों हैं। क्योंकि उसे पता चल गया है, मैं उनका बेटा हूं ही नहीं बल्कि मैं तो उनके भाई का बेटा हूं। दरअसल दोस्तों, एरिस का फ्रांसिस के भाई के साथ गलत संबंध था और उससे जोश पैदा हुआ, लेकिन बाद में फ्रांसिस ने उसे माफ कर दिया था। उसके बाद से फ्रांसिस ने जोश और लूक दोनों को संभाला, लेकिन फिर भी असली बेटा न होने की वजह से वो ज्यादा गुस्सा जोश पर निकालता है। लेकिन वैसे उसका कोई तकलीफ वगैरह देने का कोई इरादा नहीं है उसको, बल्कि वो खुद को भी कई बार समझाता है कि जोश को भी पिता की जरूरत है और मैं क्या करता रहता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको भी पालूं, अच्छी तरह उसे खुश रखूं, मैं उसके पिता का पूरा काम करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह दोस्तों वो खुद को समझा रहा होता है। साथ ही इसी वजह से एरिस और फ्रांसिस कभी कभी एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाया करते हैं, क्योंकि एरिस के गलत संबंध थे। तो अगले सीन में फ्रांसिस जब घर के बाहर होता है तब एक कुत्ता उसको काट लेता है। हैरिस फिर फ्रांसिस को पट्टी वगैरह लगा देती है, लेकिन उससे कहती है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा वरना तुम्हें रिवीज हो सकता है। फ्रांसिस कहता है कि उस कुत्ते के गले में पट्टा लगा हुआ था, इसका मतलब वो पालतू कुत्ता होगा जिसके अंदर तो रेविस नहीं हो सकता। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद जोश फ्रांसिस से कहता है कि मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है ताकि जरूरत पड़ने पर मैं कुछ काम आ पाऊं। फ्रांसिस कहता है कि तुम अभी बच्चे हो बेटा, अगर तुम खुद को बड़ा समझते हो और ये सोचते हो कि तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो क्या हमें बचाने के लिए किसी की जान ले लोगे तुम जोश? इसके बाद हाँ मैं जवाब देता है कि मैं परिवार को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूं। तब फ्रांसिस जोश को गन देकर उसे सामने निशाना लगाने के लिए कहता है। जोश काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फ्रांसिस उसको और डरा रहा होता है ताकि उसका डर ही खत्म हो जाए। तभी वहां पर आरिस और लूक भी पहुंच जाते हैं। वो फ्रांसिस से कहती है कि ये क्या कर रहे हो, जोश अभी ये करने के लायक नहीं है, देखो कितना डरा हुआ है। वो तभी गोली की आवाज को सुनकर सारे जॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं, इसलिए फ्रांसिस और बाकी सभी तुरंत घर में आ जाते हैं। लेकिन उनका पीछा करते करते जॉम्बीज भी घर तक पहुंच चुके थे। सभी जॉम्बीज घर में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब वहां पर एक बड़ी गाड़ी आती है। गाड़ी में सवार बंदा हन बजाकर जॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो सारे जॉम्बीज उस गाड़ी का पीछा करते हुए वहां चले जाते हैं, जिससे फ्रांसिस और बाकियों की जान बच जाती है। लेकिन पता है फ्रांसिस उस गाड़ी को पहचानता है कि वो गाड़ी किसकी है। तो दोस्तों वो गाड़ी की किसी और की नहीं, उसके भाई डेविड की होती है। वही डेविड जिसने अरिस के साथ गलत संबंध बनाए थे, उसका बेटा फिर जोश पैदा हुआ। तो इसीलिए फ्रांसिस अगले दिन डेविड से मिलने जाता है। डेविड कहता है कि भाई देख, मैं बस ये देखने के लिए आया था कि माता पिता सही सलामत है भी या नहीं। फ्रांसिस कहता है कि वो दोनों कब के मर चुके हैं और अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो निकल यहाँ से और मैं यही ठोक दूंगा। डेविड कहता है कि भाई मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। हीरो फ्रांसिस को एक मैप देकर कहता है कि मैंने सुना है पहाड़ी के पास एक कैंप है, आना है तो वहां आ जाना, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहने के बाद डेविड वहां से चला जाता है। अब यहाँ फ्रांसिस डेविड की मदद नहीं चाहता था, इसलिए वो मैप को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। सोचता है कि क्या पता कभी मुसीबत के टाइम में ये मैप काम आ जाए, इसलिए वो मैप को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद आता है वो घर पर और तुरंत ही खिड़कियों पर लकड़ियां लगाने लगता है ताकि जॉम्बीज खिड़की वगैरह से अंदर ना आ पाए। तो यहाँ लूक खेलते खेलते घर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उसकी नजर एक बूढ़े जॉम्बी पर पड़ती है जो कि बेसमेंट में ही छुपा हुआ था। ये देखकर तो लूक डर जाता है। आरस तुरंत वहां पर आकर लूक को संभालती है और कहती है ये जॉम्बी काफी बूढ़ा है और कमजोर भी, इसलिए हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ये सारी बातें फ्रांसिस सुन लेता है और तुरंत ही उस बड़े जॉम्बी का सर थट से अलग कर लेता है। इसके बाद फ्रांसिस जब नहाने के लिए निकलता है तो जोश की नजर उस मैप पर पड़ जाती है जो कि उसे डेविड ने दिया था, लेकिन वो कुछ कर पाता। फ्रांसिस उसे कमरे से भगा देता है। इसके बाद वो क्रिसमस ट्री को सजाकर सभी से कहता है कि चलो आज हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। घर वाले कहते हैं कि ये तो सितंबर का महीना है, इसमें कौन सा क्रिसमस होता है। तो फ्रांसिस कहता है कि सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं ना कि आज क्रिसमस है तो आज ही मनाना पड़ेगा। दोस्तों जिस तरीके से वह बोलता है तो लगता है उसकी हल्की सी दिमागी संतुलन थोड़ा खराब होता जा रहा है। अब डिनर करते हुए जोश एरिस को मैप के बारे में बता देता है। यह सुनकर वो भी हैरान हो जाती है, तो वो फ्रांसिस इसके बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई मैप जैसी चीज है। फ्रांसिस सब झूठ कह देता है कि नहीं, मेरे पास कोई मैप नहीं है। तब फ्रांसिस लूक और जोश को यह बता देता है कि तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी माँ यहां से यो जाना चाहती है क्योंकि उसे अपने आशिक डेविड से जो मिलना है वो तो कुछ महीनों पहले ही तुम दोनों को छोड़कर चली गई होती, लेकिन वायरस की वजह से नहीं जा पाई। दोनों बच्चे ये सुनकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ क्या ये बात सच है। आरिस कहती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है बेटा, मैं डेविड के पास जाना चाहती थी। और फ्रांसिस सभी के सामने उस मैप को निकालता है और उसे वही जलाते हुए कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको यहीं पर रहना होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। इसके बाद तो वो एक लकड़ी की मदद से मेन गेट को भी बंद कर देता है ताकि कोई बाहर ही ना जा पाए। फ्रांसिस कहता है कि मैंने बाहर जॉम्बी को देखा है
जो कि काफी खतरनाक है, इसलिए दरवाजा बंद रहेगा तो ही सही है। पर जोश कहता है कि आप झूठ कह रहे हो, बाहर कोई जॉम्बी नहीं है, आप हमें सिर्फ यहाँ बंद करके रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। और फ्रांसिस का दिमागी संतुलन खराब होता जा रहा था। वो गुस्से में जोश को भी बुलाकर कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे बोलने की, तू हमारी नाजायज औलाद है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है हमारे बीच में। तभी दोस्तों दरवाजे के बाहर एक घायल सिपाही दस्तक देता है। फ्रांसिस कहता है कि चले जाओ यहां से, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन वो सिपाही इफेक्टेड नहीं होता, इसलिए जबरदस्ती जोश दरवाजा खोलकर उसको अंदर ले लेता है। सिपाही बताता है कि मैं पहाड़ी के पास बने कैंप में रहता हूं, लेकिन आज वहां जॉम्बीज का हमला हो गया जिससे पूरा कैंप बर्बाद हो गया। तब डेविड नाम के आदमी ने मुझे उनसे बचाया और यहाँ का एड्रेस दिया कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान था वो, लेकिन अब ना जाने वो जिंदा होगा भी या नहीं, क्योंकि मैं तो वहां से बच निकला था, लेकिन जॉम्बीज ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय ये सुनकर एरिस काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि डेविड भी अब नहीं रहा। वो सिपाही को यहीं पर रुकने की परमिशन दे देती है, पर फ्रांसिस सिपाही से कहता है कि तुम यहां रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें बेसमेंट में रहना होगा ताकि हमारे परिवार वालों से दूर रहो। सिपाही मान जाता है। अब रात को जोश एरिस के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूं फ्रांसिस मेरे असली पिता नहीं है, इसलिए वो मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो फ्रांसिस और बाकी सभी को अपना परिवार मानता हूं। मुझे पता है कि बाहर अब भी कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर हम आराम से रह सकते हैं, इसलिए मुझे प्लीज बाहर जाने की परमिशन दे दो ताकि मैं अपने परिवार वालों को सेव कर पाऊं। यानी कि आप लोगों को हारिस उसके लिए तैयार नहीं होती दोस्तों, लेकिन जोश के जिद के सामने वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए जोश तुरंत ही घर से भाग जाता है। अगली सुबह जब घर में फ्रांसिस जोश को नहीं देखता तो वो बड़ा गुस्सा होता है कि कहां गया वो। उसे दरवाजा भी खुला हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि जोश भाग गया और इसी गुस्से में वो एक हथौड़ा उठाकर सबसे पहले उस बेचारे सिपाही पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद तो वो एरिस को भी मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद एरिस की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहां लूक भी मौजूद था, क्योंकि फ्रांसिस ने उन दोनों को ही बेसमेंट में बंद कर दिया था। लगता है बिल्कुल पागल हो चुका है वो। तब उसे खिड़की के बाहर वही कुत्ता दिखाई देता है जिसने उसे काटा था, और वो कुत्ते को मार कर उसी का मांस खाने के लिए आयरस और लूक के पास ले आता है। लेकिन आयरस जब उसे खाने के लिए मना करती है तो वो प्लेट को ही फेंक देता है, और उस प्लेट में चाकू भी रखा हुआ था। आयरस चाकू को देखकर उसे छुपाने की कोशिश करती है ताकि फ्रांसिस के जाने के बाद वो उसको ले पाए और खुद को छुड़ा ले, लेकिन लगता है इसकी किस्मत खराब है। फ्रांसिस चाकू देख लेता है और चाकू को लेकर वो फिर से आरिस और लूक को बेसमेंट में बंद कर देता है दोबारा। लेकिन अब आरिस एक प्लान बनाती है और वो लूक को जोर से चिल्लाने को कहती है। लूक जैसे ही चिल्लाता है उसकी आवाज को सुनकर फ्रांसिस तुरंत बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है ना आरिस उस पर हमला कर देती है और लूक के साथ आराम से बाहर निकलकर फ्रांसिस को बेसमेंट में लॉक कर देती है। ये देखकर फ्रांसिस को फिर से डरावनी चीजें याद आ जाती है कि कैसे उसके पिता उसको यहीं पर टॉर्चर किया करते थे। अब बेसमेंट के बाहर जैसे ही वो यानी कि एरिस और लूक वहां से भागते हैं ना, तभी वहां पर डेविड आ जाता है जो कि इफेक्टेड हो चुका था। वो एरिस और लूक पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन डेविड की आवाज को सुनकर फ्रांसिस एकदम गुस्सा हो जाता है कि कहीं ये मेरे परिवार वालों को भी डना कर दे, और इससे पहले कि डेविड आरिस को काटता बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर फ्रांसिस बाहर आ जाता है और डेविड को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो आरी से कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? मैं तो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर लूक आ जाता है जिसके हाथ पर डेविड ने काट लिया था, यानी कि अब लग बेचारा भी जॉम्बी में बदल जाएगा। अब इस चीज से फ्रांसिस और एरिस दोनों एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। तब आरिस हिम्मत करके तुरंत लग का वो हाथ काट देती है, उसी हाथ को जिस पर डेविड ने काटा था। उसके बाद दो उसमें पट्टी वगैरह लगाकर फ्रांसिस से कहती है कि जल्दी से वैन लेकर आओ, हमें लग को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। फ्रांसिस भागते हुए वैन के पास जाता है, लेकिन तब उसे वहां पर जोश दिखाई देता है जिसके हाथ में गन थी। तो फ्रांसिस को पूरी तरह से डेविड के खून में सनावा देखकर ये समझ जाता है कि शायद फ्रांसिस ने गुस्से में उसके मां को भी मार दिया, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है। और फिर फ्रांसिस आखिरी समय में जोश के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें भी मैं अपना ही बेटा मानता था, माफ कर देना मुझे मेरी वजह से कभी अगर तुम्हारा दिल दुखाऊं। ये सुनकर जोश समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो फ्रांसिस से माफी मांगता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये अनजाने में हो गया। लेकिन तब तक फ्रांसिस की जान जा चुकी थी, जो देखकर जोश एकदम बौखला जाता है, दुखी हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। बेचारा फ्रांसिस जो एक बेटे के लिए वैन लेने के लिए गया था ताकि जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाए, तो दूसरे बेटे के हाथों मारा गया देखा। तो वही जोश तुरंत वहां से घर आता है। वहां रिश तो फ्रांसिस के इंतजार में होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ना तो फ्रांसिस बचा है और ना ही डेविड, जो उसके परिवार का ख्याल रख पाए। बेचारे को अकेले ही अपने दोनों बेटों का ख्याल रखना होगा, वो भी ऐसे टाइम पर जब हर तरफ वायरस फैला हुआ है। बहुत बुरा हुआ दोस्तों, इसके परिवार के साथ इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो,
एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर